नंबर 1 चैनल के प्राइम टाइम शो में 1 घंटे तक अविकल थपलियाल के और हमारी प्रबुद्ध दर्शक देहरादून से प्रीति शर्मा के कहने के पहले तक जो नाम सामने निकल कर आए, अब वो नाम लेने से गुरेज क्यों कर रहे थे? क्या आप तिवारी जी के साथ, आप कह रहे हैं पारिवारिक सदस्य हैं, 25 बरस तक आप उनके साथ पहले भी थे, आप अब मुख्तलिफ तौर पर सामने आए हैं, जाहिरा तौर पर सामने आए हैं, क्या आपको इन सब लोगों के नाम नहीं पता थे? अगर हाँ तो क्या डर था, क्या संकोच था? नहीं, देखिए, डर और संकोच की कोई बात नहीं, डर और संकोच किसी बात में नहीं थी। जैसे आपने, मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय, जिस टाइम वो घटनाएं घटित हुई हैं, उस समय पर जो व्यक्ति जिम्मेदार रहा, जो व्यक्ति साथ में था, जिम्मेदार था, वो दोषी है। और नाम लेने की जहां तक बात है, नाम तो आपने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया है। भट्ट साहब, आपने कहा कि जब तिवारी जी राजभवन से लौटे तो वो उस शारीरिक स्थिति और मनस्थिति में नहीं थे कि वो कुछ निर्णय कर पाते। मैं सहमत हुआ, बिल्कुल। लेकिन आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, राजकाज से सीधे न सही जुड़े रहे, चीजों को देखते रहे नजदीक से। क्या एक पीआईएल नहीं हो सकती थी कि राजभवन का कांड किसी का व्यक्तिगत कांड नहीं था? उसमें तो मिजोरम से भी पीआईएल हो सकती थी, त्रिपुरा से भी फाइल होती तो मान्य होती, और फर्रुखाबाद से होती तो भी मान्य होती। नरेंद्र तिवारी के दस्तखत की जरूरत नहीं थी। कोई भी पीआईएल कर सकता था कि राजभवन का ये जो कांड है इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि पूरा एक संवैधानिक पद कटघरे में खड़ा हो गया। नहीं अमिताभ जी, ये इसमें मैं आपको बताऊं कि जब जिनके मसले के बारे में, आप तिवारी जी के मसले के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तिवारी जी के मसले के बारे में, तिवारी जी के जब हैदराबाद में यह प्रकरण हुआ, तिवारी जी के साथ में कोई भी परिवार का व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। तो वो जब वापस यहां आए हैं, पहले उनको उनकी बात तो सुनना जरूरी रही। भाई वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे हैं, वो उनके साथ में क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त, ये इसकी जानकारी करने के लिए कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था। जिस जिम्मेदार व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार थे और वो लोग साथ में थे। तो पहले तो ये समझने में काफी वक्त लगा कि तिवारी जी, लोग कहते थे कि तिवारी जी बहक गए हैं, तिवारी जी अब सुन नहीं पाते, तिवारी जी से पूछा कुछ और जाता है, जवाब तिवारी जी कुछ और देते हैं। तो ये सब बातें परिवार के संज्ञान में जब आई, सब देखा गया, धीरे धीरे उस चीज को सॉर्ट आउट, जब आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे, तिवारी जी स्वयं किसी चीज को बोल पाने की स्थिति में जब आ गए, तो तब हम इस बात को आपके सामने तक लेकर आए हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप यहां से इस पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे, मतलब आपकी बात का लबोलुआ भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये आपकी जो एक बहुत महत्वाकांक्षी मांग है, ये मांग कानूनी तौर पर, जमीनी तौर पर मैं कब होता देख पाऊंगा? देखिए, ऐसा है, ये स्वयं तिवारी जी इस बात को सामने रखेंगे बहुत जल्दी, और रख के इस चीज को हम यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता होगा, इसको हम करेंगे। बहुत समय नहीं लगेगा। अच्छा। 18 तारीख को तो उनका जन्मदिन है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको हम बहुत जल्दी इसकी जांच की मांग भी करेंगे, और जो यथासंभव कार्रवाई इस पर की जानी होगी, तिवारी जी स्वयं करेंगे। अविकल थपलियाल उनके निर्देश पे ही होगा। अविकल थपलियाल साहब जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पे, उन्होंने एक सीमा शर्मा नाम की महिला का जिक्र किया, ये कहते हुए कि उनके पास एक फोन कॉल आया था और कहा था कि साहब अगर आप दिल्ली आ जाएं तो मैं तिवारी जी की आपको कुछ एक क्लिप्स दूंगी। क्या इन महिला का नाम आपने ही पहले कभी सुना? मैंने ऐसी किसी महिला का मेरी जानकारी में नहीं है जी। किसी क्लिप की जानकारी आपको पहले से थी? नहीं, एक्चुअली परिवार के किसी भी सदस्य को इस तरह की साजिश हो सकती है या कोई कर सकता है। हाँ। इसका इतना इस हद तक कोई कर सकता है या करा सकता है, इसकी जानकारी हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसा हो सकता है। अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ हैं। अचानक ये घटित हो गया। जी हाँ, अविकल थपलियाल साहब, इस चर्चा में मैं अब आपको यहां पर लेके आना चाहता हूं, क्योंकि अभी चर्चा जो है एक सकारात्मक स्तर पर पहुंचती नजर आ रही है। अभी तक की चर्चा के बाद क्या समझ में आ रहा है आपको? एक तो ये साफ कर दिया भवानी भट्ट जी ने 1-1.25 घंटे की माथापच्ची के बाद कि वो इस पे कानूनी कार्रवाई के लिए करेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने बोली थी कि 18 अक्टूबर को संभवतः तिवारी जी कुछ खुलासा करें, तो उस समय इन्होंने कहा था कि ये इनकी निजी राय हो सकती है। हाँ। लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि इंतजार करिए, उनके जन्मदिन का कुछ कहेंगे वो। हाँ।
तो लगता है कि तिवारी जी एक बड़ा विस्फोट करेंगे। हाँ। और जो हैदराबाद से उन्हें जो दर्द मिला है अपने लोगों का या दूसरे लोगों का, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ। हम लोगों का नाम ले रहे हैं, उनके ओएसडी का मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। ये ओएसडी थे, वो ओएसडी थे, इसे बोलने में कोई डर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो जो तिवारी जी अब 18 अक्टूबर को जो उठाएंगे मुद्दा, मुझे लगता है कि वो उस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और जो हैदराबाद का जो दाग लेके वो यहाँ आए हैं, वो दाग उनके धुले, ये उम्मीद उनके उस जन्मदिन पर करनी चाहिए। और भवानी भट्ट जी से हमारी ये अनुरोध है कि वो पुख्ता तरीके से सामने आए। अभी उन्होंने कार्यभार संभाला 6 महीने पहले, उस समय संजय जोशी थे। इनसे ये भी हम पूछते हैं कि संजय जोशी जी जो 2-3 महीने पहले उनको उस पद से क्यों हटाया गया और इनको क्यों बनाया गया? ये भी एक वहाँ पे काफी संघर्ष का विषय रहा है आपस में इन लोगों के। कि जो 30 साल से या 28 साल से संजय जोशी तिवारी जी के करीबी थे और बने हुए थे, वो 2-3 महीने पहले वहाँ से हटे हैं। उनकी जगह भवानी भट्ट जी ने ली है। तो ये भी क्यों हुआ? ये इस पे या तिवारी जी नाराज थे संजय जोशी जी से या ये लोग नाराज थे? तो मौजूदा समय में तिवारी जी के पास कोई भी पुराना ओएसडी नहीं है जी। अब भवानी भट्ट जी हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, संभवतः उनके भतीजे उनके साथ हैं जी, जो अभी तक कहीं नहीं थे पिछले 10-1 साल। भट्ट साहब कमेंट करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तिवारी जी का स्वयं ये हुआ कि भाई आप यहाँ मेरे साथ में रहकर जरा सा देखिए व्यवस्था, तो हम आए। अब तक तो स्थिति ये थी कि सब लोग देखने वाले थे और परिवार अपनी जगह पर अपना काम कर रहा था, और ये विश्वास पर कि जो लोग देख रहे हैं वो तिवारी जी का ध्यान ठीक से रख रहे हैं और वो सारी बातें। तो ये जैसे अविकल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई संघर्ष का विषय ऐसे मसले में नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि तिवारी जी की स्वयं की इच्छा रही कि परिवार का कोई व्यक्ति आए और यहाँ इस व्यवस्था को देखे, तो देखा जा रहा है। बाकी इसमें कोई संघर्ष या इस तरह की कोई बात कदापि इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है ये। अच्छा, अभी तक संघर्ष वाली कोई बात नहीं है। भट्ट साहब, हेलो भट्ट साहब, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी कल आप रहिए हमारे साथ। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्या जो पुराने ओएसडी हैं संजय जोशी या आंध्र वाले आरेंद्र, क्या वह लोग अभी तिवारी जी के संपर्क में हैं आज की तारीख में? जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, इसकी वजह, ये बड़ी बात है, ये बड़ी टिप्पणी है जो आगे जाके चीजों का खुलासा करेगी। थपलियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा भट्ट जी से ये पूछना चाह रहा था कि इन्होंने कहा कि तिवारी जी ने मुझसे कहा कि आप आके संभाल लीजिए। अचानक वो तिवारी जी को ऐसा क्यों लगा कि आपको बुलाया गया और इनको बाहर किया गया? अभी आपने कह दिया कि ये लोग उनके संपर्क में नहीं है, तो अचानक तिवारी जी को किन कारणों से ऐसा लगा? मुझे जहां तक जानकारी है कि उज्ज्वला शर्मा रोहित शेखर वाले मामले में ठोस पैरवी नहीं हो पा रही थी और डीएनए टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें हो गई थी। तो आप लोगों को ये लगा, परिवार के लोगों को ये लगा कि ये लोग जो ओएसडीज हैं ये इन्होंने तिवारी जी को फंसा दिया है और ठोस पैरवी इन्होंने कोर्ट में नहीं की है। और अब जो सारे परिवार के सदस्य एकजुट हो गए हैं, तो इतनी देर बाद क्यों हुए एकजुट? जी भट्ट साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार के लोग सब एकजुट रहे हैं हमेशा और आज भी एकजुट हैं। मैं तो इस बारे में इतना जरूर कहूंगा कि 2008 में मुकदमा, जब तिवारी जी को पता ही नहीं था कि भाई मुकदमा मैंने किया है, और आज उनको अब मजबूरी ये हो गई कि परिवार के लिए वो मुकदमा लड़ना मजबूरी हो गई। तो स्थिति यह है कि करने वाले कौन थे कोई पता नहीं। तिवारी जी कहते हैं मैंने दस्तखत ही नहीं किया कभी वकालतनामे में। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई। ये बातें तो बाद में खुली ना, जब ये सब बातें खुली सामने आई तो अब क्या करते परिवार के लोग? आप मुझे बताइए, उस मुकदमे में कहां चले जाएं? और आज ऐसी स्थिति में तिवारी जी को छोड़ के कहां चले जाएं? ये तो ये था कि विश्वास रहा, बड़े अच्छे लोग तिवारी जी के साथ में रहे और इतना लंबा राजनीतिक सफर, बहुत सारे लोगों को कई सारे लोग जुड़े, कई लोगों ने सेवा की तिवारी जी के साथ में। तो आज इस स्थिति में ऐसा हो जाएगा, ये तो परिवार के लोग नहीं जानते थे ना पहले से। जी चलिए, हम जो हमारी विशेष पेशकश है इसका हम वक्त वैसे ही आधा घंटा बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब हम एक और आधे घंटे के लिए इस विशेष प्रोग्राम को, इस बड़े खुलासे को, इस बड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आधा घंटा और। पहले शो 1 घंटे का होता था रोज, लेकिन आज ये शो हम 2 घंटे का कर रहे हैं। जनता जनार्दन का एक्टिव पार्टिसिपेशन एक बार फिर से मुझे दरकार है इस शो को और ज्यादा सार्थक और सकारात्मक बनाने की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कि जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे या दिखाए जाने वाले फोन नंबर्स पर फोन कीजिए और हमें सीधे तौर पर अपनी राय बताइए कि 1.5 घंटे की इस चर्चा के बाद आपको हमारा शो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको जो भट्ट साहब हैं, भवानी भट्ट साहब, उनके जो तमाम आरोप हैं, जो उनकी तमाम बातें हैं, इन बातों में हकीकत नजर आ रही है? अगर हां तो सवाल बड़ा यह है कि तिवारी जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो कौन आस्तीन का सांप है जिसको तिवारी जी ने दूध पिलाया? वो कौन है जो तिवारी जी को डसने को तैयार खड़ा हुआ? वो कौन है जो तिवारी जी को धीमा जहर नींद की गोलियां के तौर पर दे रहा था? बीना किशोर, एक दर्शक हमारे साथ हैं काशीपुर से, जी बताइए। जी, सबसे पहले अतुल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि तिवारी जी के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो उनके अपने ही लोग हैं। हाँ। जो पार्टी के लोग हैं, जिनको इन्होंने यहाँ नीचे से उठा करके ऊपर लाके खड़ा किया। जी, सबसे बड़े दुश्मन तो वही है जो इनके इर्द गिर्द हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, पौड़ी से मोहन हमारे साथ है। जी मोहन जी, अपनी बात कहिए। ऐसा है अग्रवाल साहब जी, तिवारी साहब एक रसिक मिजाज वाले आदमी, इनके किस्से जो है मुख्यमंत्री काल से लेकर पहले भी सुने जाते हैं, है ना। इन षड्यंत्र कोई नहीं कर रहा है इनके साथ, ये अपने आप में षड्यंत्रकारी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। समाचार प्लस के इस मंच से किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप करने का कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए। जो दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपनी भाषा को संयमित रखें, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कतई ना करें, और जो राय जनता दे रही है वो राय खुद जनता की है। इससे समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना आवश्यक कतई नहीं है। टिहरी से अर्नब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्नब भाई, अपनी बात कहिए। अतुल जी, मैं जैसे आपका कार्यक्रम शुरू हुआ तब से देख रहा हूँ, और शुरुआत में डावर साहब ने एक बात कही थी कि भवानी भट्ट जी को या तिवारी जी को अगर कोई आशंका है तो वो इसकी कोई सूचना पुलिस को क्यों नहीं दे रहे? एक आम आदमी को भी अगर इस तरह का कोई खतरा लगता है तो वो सूचना देता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय उत्तराखंड में वो सरकार है जिस पार्टी को तिवारी जी ने ही बड़ा किया है उत्तराखंड में। तो या तो भट्ट जी को और तिवारी जी को प्रदेश की सरकार पे भरोसा नहीं है, या जो ये आरोप लगा रहे ये हवा हवाई है। क्योंकि अगर ये प्राथमिकी पुलिस तक में अगर इनको न्यायपालिका में भरोसा नहीं है तो आम आदमी कैसे न्यायपालिका में भरोसा करे? प्रदीप हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाई, अपनी बात कहिए। सर सर्वप्रथम आप समाचार प्लस को नमस्कार। समय न लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि जिस आदमी का कद्दावर, जिस आदमी ने इस देश का प्रधानमंत्री बनना था, आज उस आदमी के आसपास के लोगों ने या जो भी जो राजनीतिक वो है वो सबको पता है, क्योंकि इतना अन्न आज सब खा रहे हैं कि कहीं न कहीं नरेंद्र तिवारी जी ने जिस तरीके से अपना कद बनाया था और जो बने हैं उत्तराखंड का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेके पूरे राष्ट्र से लेके नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पे अपनी ख्याति प्राप्त की है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य ये है कि आज खुद भी वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं न कहीं 2 बार का जो कार्यकाल वो कांग्रेस का निकला और इस बार भी वर्तमान में भी कई हैं। रात के अंधेरे में जरूर वो उनसे मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं कि उजाले में मिलने से लोग कतराते हैं ताकि हाईकमान को हमारी रिपोर्ट ना पहुंचे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आपने इस सेंसिटिव मुद्दे को उठाया है इस पे, लेकिन अगर आप इस पे लगातार इसको सग्रे रहेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है शायद तिवारी जी को इसका लाभ मिल सकता है या न्याय मिल सकता है। और दूसरा एक इससे विषय से हट के मैं आप निवेदन है कि जिस तरीके से सेंसिटिव मैटर यहाँ एक मूल निवास का चल रहा है, एक दिन आपको ऐसे ही बहस एक मूल निवास पे भी करनी पड़ेगी। आपका सुझाव सर माथे पर। हम अपने संवाददाताओं से, हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब देहरादून से हमारे साथ हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं और जरूर हमारी संपादकीय टीम आपके इन तमाम सुझावों पर गौर करेगी और कोई सक्रिय कदम हम उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी आप सभी लोगों से इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। तुरंत लौट के आते हैं। सार्थक हल तक पहुंचने की कोशिश आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर लगातार जारी है। वो हैं राजनीति के धुरंधर, विपक्षी भी जिनके सामने झुकाते हैं सर। वो बनते रहे अपनों की साजिश का शिकार, अपने ही करते रहे हस्ती मिटाने की साजिश। किसने रची साजिश? किसको है तिवारी से बैर? आज होगा राजफाश।
आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के,